हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 12th फिजिक्स में चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी को कल स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हमने कल देख लिया था करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, उसका डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने वहाँ पर देखा था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन ईएमएफ और टीपीडी यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बीच में रिलेशन देखा था, और एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन देखा था। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैं आज का वीडियो में मैं ओम्स लॉ कर लेकर आऊँगा। ठीक है, ओम्स लॉ कर लेकर आऊँगा, जहाँ पर मैं ओम्स लॉ को बताऊँगा और ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट करते उसको भी मैं बताऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो में बने रहिए, आज काफ़ी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं हम लोग ओम्स लॉ। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग क्लास 9-8 में भी पढ़े थे, क्लास 10 में पढ़े थे ओम्स लॉ के बारे में, जहाँ पर आपने पढ़ा था कि ओम्स लॉ भी बराबर आपने आई आर पढ़ा था। ठीक है, आई आर पढ़ा था। तो चलिए इसी को हम लोग एक बार फिर रिवाइज करते हैं। ठीक है, जो हमको क्लास 12 में पढ़ना है। तो दिस लॉ वाज गिवन बाय ओम इन 1826। यह नियम जो है ना, ओम का नियम, या एक साइंटिस्ट ओम थे, ठीक है, जिन्होंने 1826 ईस्वी में यह नियम दिया था, अपना एक नियम दिया था। ठीक है, जिसको ओम का नियम, और यह 1826 ईस्वी में, ठीक है, प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ओम्स लॉ दिया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और इस नियम में उन्होंने, ओम जो साइंटिस्ट उन्होंने क्या कहा, इसमें उन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। जो इसमें कहा उन्होंने कि जो सर्किट में जितना भी करंट फ्लो हो रहा है, जितना करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल के बीच का, जो दोनों सिराओं के बीच का, दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। सर्किट से होकर जितना भी धारा प्रवाहित हो रहा है वह दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। और ऐसा कब होता है, यह एक उन्होंने एक कंडीशन लगा दिया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तभी जो दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर रहो ना, वो उस पूरा सर्किट से प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, समझ में आ गया ओम्स लॉ। अब हम लोग देख रहे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ओम्स लॉ को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसको हम लोग आर क्या है, एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर प्रतिरोध होता क्या है। ठीक है, जो इसके बीच में आखिर ये प्रतिरोध उत्पन्न हुआ, तो प्रतिरोध क्या है। तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर। जो रेशियो, एक रेशियो इलेक्ट्रिक, जिस तरह हम यहीं से हम फार्मूला से यहाँ से निकाल सकते हैं कि यदि हम आर को निकाल लेंगे, अगर हम लोग आर को यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या होगा, आर बराबर होगा वी बाय आई। यानी यह एक रेशियो, यह एक अनुपात है किसका इलेक्ट्रिक, यह एक अनुपात है किसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। ठीक है, यानी कंडक्टर के ऊपर में या कंडक्टर के दोनों सिरों में उत्पन्न विभवांतर। ठीक है, और पूरा सर्किट से होकर प्रवाहित होने वाली धारा का यह अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात होता है, यह एक रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, तो द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। ठीक है, या कंडक्टर। तो इसको हम लोग इस तरह से, और कभी भी रेजिस्टेंस पूछा जाए कि रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, तो रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कैपिटल आर बराबर होता है वी बाय आई। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसका यूनिट को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं कि वी क्या है, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, और आई क्या है, करंट है, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट। तो वोल्ट पर एम्पियर किसका यूनिट हो गया, रेजिस्टेंस का, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पियर, और इसका एसआई यूनिट होता है ओम। ठीक है, समझ में आ गया, यानी उसी साइंटिस्ट के नाम पर एसआई यूनिट ओम रखा गया। ठीक है, और ओम का सिंबल इस तरह से होता है। ठीक है, और स्पेलिंग इसका OHM होता है। ठीक है, ओम, जहाँ पर एच साइलेंट रहता है, ओम इसको पढ़ते हैं ओम। देखिए एच साइलेंट रह रहा है। ठीक है,
उसके बाद यहाँ आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आपने क्लास 10 में भी पढ़ा था कि जो प्रतिरोधकता होता है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्या क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल, की पदार्थ की प्रकृति, चालक पदार्थ की प्रकृति पर। दूसरा, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, चालक पदार्थ के तापक्रम पर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, उस तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। तो ये मुख्य 4 कारकों पर जो प्रतिरोध होता है किसी भी तार का या किसी भी चालक का प्रतिरोध, ये 4 बातों पर डिपेंड करता है, 4 फैक्टर, 4 कारकों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आखिर तो ये तो हो गया नेचर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है। आखिर लेंथ पर किस तरह डिपेंड करता है? लेंथ पर तो जैसे कि तार का, जैसे आप देखे होंगे कि आप किसी पोल से अपना घर तक करंट को ले जा रहे हैं। ठीक है, लाइन को ले जा रहे हैं। ठीक है, आपका घर तक ले जा रहे हैं। तो देखते हैं कि जो पोल से जो यदि आपका तार पतला है, ठीक है, और काफ़ी दूर तक यदि आपका घर काफ़ी दूर है और आपका तार यदि पतला है, ठीक है, पतला है, तो देखते हैं कि आपके घर तक जो करंट रहता है ना वो बहुत कम अमाउंट में पहुंचता है। यानी तार का लेंथ यदि अभी पतला तो छोड़ दीजिए, ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यदि आप बहुत दूर तक आपका घर है, ठीक है, तो तार भी बहुत लंबा होगा। तो यदि तार लंबा होगा यानी लेंथ ज़्यादा है, तो लेंथ ज़्यादा है तो उस तरह जो आपका रेजिस्टेंस होता है ना, वो रेजिस्टेंस भी आपका उतना ही उत्पन्न होगा। यानी जितना लंबा आप तार लेंगे उतना कम आपका घर में करंट पहुंचेगा, यानी रास्ता में ही उतना आपका रेजिस्टेंस उसको रोक दे रहा है करंट को। ठीक है, उतना प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और ये तो लेंथ को लेकर हो गया। अब एरिया इस तरह से आपने देख लिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से किस तरह कि जिस तरह आपका मान लेते हैं आपका घर से यदि आपका तार का यदि आपका घर कितना भी दूर में हो, लेकिन आप यदि मोटा तार ले लिए, ठीक है, यदि आप मोटा तार ले लिए तो तार का इस तरह त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगा, तार का त्रिज्या ज़्यादा हो जाएगा। तो त्रिज्या जैसे ज़्यादा होगा तो तार ज़्यादा मोटा हो जाए। तो तार मोटा होने से क्या होगा, जो प्रतिरोध होता है ना वो कम उत्पन्न होता है। तार का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध कम उत्पन्न होता है, और प्रतिरोध कम उत्पन्न होगा तो आपके घर तक ज़्यादा करंट जाएगा। तो इस तरह आर जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ए का। ठीक है, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन यदि करेंगे तो यहाँ पर कंबाइन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ताकि हमको रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मान मिले। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह यदि हम दोनों को कंबाइन करते तो इस तरह से हमको ये रिलेशन मिलता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ठीक है, एल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और ए का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, तो इस तरह देख रहे हैं कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रो मान लेते हैं। और रो क्या है, रो है कांस्टेंट, और रो क्या है, एक रेसिस्टिविटी है, प्रतिरोधकता है। किसका प्रतिरोधकता है, प्रतिरोध की प्रतिरोधकता। प्रतिरोध किसका था, किसी चालक का था, किसी कंडक्टर का था। ठीक है, तो प्रतिरोध की प्रतिरोधकता क्या है, रो। ठीक है, इसको देखिए स्प्रिंग देख लीजिए इसका RH रो। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रतिरोधकता, यदि आप यहाँ से प्रतिरोधकता का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं रो का, तो इस तरह से रो का आप निकाल सकते हैं। रो बराबर हो जाएगा RA/L। ठीक है, इस तरह से आप रो का भी यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और रो बराबर और R बराबर क्या हुआ, ρL/A। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इतना तो हो गया। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि आखिर रेसिस्टिविटी क्या है। तो रेसिस्टिविटी को आपने क्लास 10 में विशिष्ट प्रतिरोध भी पढ़ा था। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, रेसिस्टिविटी प्रतिरोधकता क्या होता है। ठीक है, तो द रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल है ना मे बी डिफाइंड एज, कि किसी भी मटेरियल, किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। किस तरह कि द रेजिस्टेंस ऑफ डेट मटेरियल हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यदि देखिए चलिए फार्मूला से आपको दिखाते हैं कि फार्मूला में मान लेते हैं इस तरह फार्मूला है। ठीक है, तो रो बराबर क्या आया था, R/A। ठीक है, रो बराबर RA/L आया था। तो रो बराबर हो जाएगा R, और ए को यदि हम लोग मान लेते हैं क्या 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बटे में L 1, तो इस तरह से 1 मिनट। रो बराबर हम लोग क्या देखें R है और इनटू में है ए का मान लेते हैं हम लोग 1 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया, और लेंथ को भी मान लेते हैं 1 मीटर यानी यूनिट लेंथ। तो इस तरह ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए रो जो है ना वो डायरेक्टली आगे आपका रो जो है ना वो आपका रेजिस्टेंस का ही इक्वल हो जाता है। यानी हम रो को
यानी हम प्रतिरोधकता किसी चालक तार के प्रतिरोध का ही बराबर कर सकते हैं, यानी हम उसका प्रतिरोध को ही प्रतिरोधकता कह सकते हैं। लेकिन कब कहेंगे? जब उसका तार का लंबाई यूनिट लेंथ होगा और उसका एरिया क्या होगा? यूनिट होगा। ठीक है, जब तार का लंबाई हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, तभी हम उसका प्रतिरोधकता को हम उसका प्रतिरोध ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देख लिया। तो यहाँ से रो बराबर आर आ गया था, तो इट इज़ डिनोटेड बाय रो, ये भी हो गया, फॉर्मूला भी आपने देख लिया। अब आपको एक पॉइंट में समझाता हूँ, यहाँ पर एक नोट के रूप में आपको देखना है, नोट। ठीक है, एक नोट। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ से इसका यूनिट बता देता हूँ प्रतिरोधकता का। तो प्रतिरोधकता का यूनिट होता है, ठीक है, देखिए रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम। ठीक है, और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से फिर लेंथ का क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, तो यहाँ से क्या बचा आपका? ओम मीटर बचा। तो इस तरह प्रतिरोधकता यानी रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, अब एक आपको नोट दिखाता हूँ कि जो होता है ना द रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स और एलॉय। मेटल्स क्या होता है? धातु, और एलॉय मतलब मिश्र धातु। ठीक है, तो जो धातु और मिश्र धातु का जो रेसिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता होता है ना, वो काफ़ी कम होता है, वेरी लो होता है, जबकि रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल इज वेरी हाई। देखिए, चालक पदार्थ का प्रतिरोधकता कम होता है, जबकि कुचालक पदार्थ का प्रतिरोधकता अधिक होता है। तभी ना देखते हैं ना, पत्थर हो चाहे सूखा लकड़ी हो, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि उसका प्रतिरोधकता ज़्यादा होता है, वो प्रतिरोध ज़्यादा करता है इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, जबकि मेटल और एलॉय में क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रा कम होता है। ठीक है, प्रतिरोध का अमाउंट कम होता है, वो उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। समझ गए नोट? तो अब हम लोग देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है। करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी जिसको हम लोग देखिए, कभी भी मैंने आपको बताया था ना कि डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप उसको किससे डिनोट करते हैं वो सब जान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि जो करंट डेंसिटी होता है जिसको जे से डिनोट करते हैं, तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 1 मिनट, तो चलिए देखते हैं कि करंट डेंसिटी क्या होता है जिसको जे से डिनोट करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉर्मली इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। ठीक है, यानी द अमाउंट, फिर से देखते हैं, फिर से इसको पढ़िए, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी प्रवाहित हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, और किससे कैसा फ्लो हो रहा है? नॉर्मली फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो हो रहा है कैसे, कहाँ पर फ्लो हो रहा है? पर यूनिट एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में नॉर्मली फ्लो हो रहा है। तो उस तरह से, तो इसको हम क्या कहते हैं? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को तब हम क्या कहेंगे? करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी, कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना नॉर्मली फ्लो हो रहा है, उसी को हम कहेंगे करंट डेंसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग जे से डिनोट करेंगे, स्मॉल जे से, और जे बराबर करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, तो बटे में ए। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि आपने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है, आपने पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट बराबर होता है चार्ज को फ्लो करने में, यानी आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मैंने पिछला वीडियो में आपको बताया था। तो इस तरह आई की जगह में हम लिख सकते हैं Q/T। देखिए, तो इस तरह से J बराबर हो जाएगा Q/T, और नीचे में पहले से ए था तो J बराबर Q/AT हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से भी कहीं आपको फॉर्मूला मिलेगा तो आप करंट डेंसिटी ही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी। करंट डेंसिटी जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, कहीं आपको पूछा जाए कि करंट डेंसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, अदिश राशि या भौतिक राशि, अदिश राशि होता है या सदिश राशि होता है, तो जो करंट डेंसिटी होता है ना, जो करंट डेंसिटी वो जो होता है ना वो सदिश राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इसका यूनिट। तो जैसा कि आपका ऊपर में है करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इस तरह एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। ठीक है, करंट डेंसिटी का। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग देख रहे हैं कंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है पर रेजिस्टेंस, यानी देखिए कंडक्टेंस मिल रहा है, रेजिस्टेंस भी मिल रहा है। तो देखिए कंडक्टेंस जो होता है ना, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रतिरोध होता है। तो कंडक्टेंस क्या होता है जानते हैं?
जो प्रतिरोध को उल्टा हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो को रोकता है। कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवाता है। यानी तो इस तरह ये जो है ना वो जी जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि जो जी जो है ना वो बराबर है 1/r, यानी ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं जी से, खाली याद रखना है आपको, इसको डिनोट करते हैं जी से। और जिस तरह नीचे में इसका यूनिट हो जाएगा, नीचे में आर है तो आर का यूनिट ओम, तो इसको हम लिख सकते हैं पर ओम यानी ओम इनवर्स। और इसको देखिए ये इस तरह से ये ओम है, तो ये तो आर का यूनिट हो गया, लेकिन हमको जी का यूनिट चाहिए। तो यदि हम आर को उल्टा कर देंगे तो हम यदि इस तरह मिलेगा, देखिए ना, हाँ। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओम कहते हैं ना, इसको हम लोग ओम कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे जानते हैं, इसी को उल्टा कर दीजिए, एम एच और ओ, मोह, इसको मोह कहेंगे, ठीक है। तो इसको मोह या फिर इसका हम लोग कहते हैं साइमन कहते हैं, ठीक है, साइमन, ठीक है, समझ में आ गया। याद रखना है कि कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, साइमन, ठीक है, या पर ओम, या उसी को मोह कहते हैं, ठीक है, याद हो गया। उसके बाद देखिए जिस तरह हमने रेसिस्टिविटी देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसी तरह होता है कंडक्टिविटी। देखिए हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस का रेसिस्टिविटी, उस तरह हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टेंस का कंडक्टिविटी। तो जिस तरह कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, उसी तरह कंडक्टिविटी क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको देखिए सबसे पहला कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको जो डिनोट करते हैं वो इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। यानी देखिए 1/ρ, रो का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, तो ये ऊपर चल जाएगा पर ओम पर मीटर। तो हम ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, हम मोह लिख सकते हैं। हम ओम का हम उल्टा लिख सकते हैं मोह, तो मोह पर मीटर, जिसको साइमन पर भी मीटर हम लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर। तो ये समझ में आ गया। अब एक इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, जैक हो चाहे सीबीएसई हो, ठीक है, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम में हो चाहे आपका स्कूल के एग्जाम में हो, ठीक है। तो देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आप दिखाइए, या फिर इसी को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी वेक्टर फॉर्म को ही हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी कहते हैं। या फिर आपको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जे बराबर सिग्मा ई प्रूफ करके दिखाइए। तो यहाँ पर जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो ई यदि ई को यदि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि ई जो है ना ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि ई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इन कंडक्टर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में, और उस कंडक्टर का लेंथ को मान लेते हैं एल है, तो देन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, देखिए उस एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, उससे प्रवाहित हो, उससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। तो मान लेते हैं कि ई जो है ना वो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो और उस कंडक्टर का लेंथ को हम लोग एल मान लिया, ठीक है। तो जो करंट फ्लो करने के कारण जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा, है ना, प्रोड्यूस होगा करंट में, कंडक्टर में, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। तो जैसा कि हमने एक रिलेशन पढ़ा ई बराबर -dv/dr, तो इसको dv/dr लिख सकते हैं, तो इसको v/r भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर r के जगह में क्या है l है, तो v/l, तो हमको क्या चाहिए, हमको v चाहिए, तो v बराबर EL हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पर आ गया v बराबर EL, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोग एक और रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, आपने पढ़ा है कि v बराबर IR होता है ओम्स लॉ से। तो यहाँ पर I और R का वैल्यू अभी आपने पढ़ा था रेसिस्टिविटी में कि R बराबर होता है, क्या होता है, ρL/A, उसी से आपने निकाला था ρ बराबर RA/L, निकाला था ना, हाँ। तो चलिए इसी R का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ρL/A, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपने पढ़ा था। तो देखिए इसको और इसको यदि मैच करेंगे तो यहाँ पर LHS और LHS मिल रहा है, तो RHS को भी आप मिला दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से L से L कट जाएगा, तो E बराबर क्या हो जाएगा, तो देखा, चलिए देखते हैं E बराबर क्या हो जाएगा।
तो ई बराबर हो जाएगा आपका इस तरह एल एल कर दिया, ठीक है। तो ई बराबर आपका हो जाएगा आई रो बटे ए, ठीक है, आई रो बटे ए, ठीक है। तो इस तरह हमको चलिए एक रिलेशन निकालते हैं। ई बराबर आई रो बाय ए हो गया, तो एक, ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, अभी अभी आपने पढ़ा था कि आई बाय ए को हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से, नॉर्मली कितना फ्लो हो रहा है उसको हम लोग क्या पढ़ते थे, उसको हम लोग ये पढ़ते थे जे करंट डेंसिटी, कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, नॉर्मली करंट डेंसिटी, जिसको जे से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जे हम लोग यहाँ पर इसके जगह में, और देखिए यहाँ पर रो बचा हुआ है, तो रो और रो, अच्छा रो क्या है, अच्छा अभी आपने पढ़ा था कंडक्टिविटी, जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी बराबर आपने अभी पढ़ा था 1/रो, यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी को हम लोग कंडक्टिविटी कहते थे। तो हम लोग रो को भी इस तरह नहीं लिख सकते 1/सिग्मा, यदि इसका पोजीशन हम लोग चेंज कर देंगे तो रेसिस्टिविटी भी तो रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी हो जाए। तो चलिए रो का ही वैल्यू यहाँ पर 1/सिग्मा पुट कर दे। तो देखिए अब हमको जो रिलेशन वहाँ पर निकालने बोला था, देखिए क्या सिद्ध करने बोला था, यही सिद्ध करने बोला था ना कि जे बराबर सिग्मा ई कैसे होगा, तो दिखाते। तो देखिए यहाँ से यदि हम सिग्मा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो जे बराबर हो जाएगा ई सिग्मा। तो देखिए यही वाला प्रूफ करने बोला था, तो इस तरह से प्रूफ तो हो गया। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि एज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, कि करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जे वेक्टर, ठीक है, करंट डेंसिटी का डायरेक्शन जे वेक्टर सेम है एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर का, यदि करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया में, नॉर्मली जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है, उधर ही मेरा करंट डेंसिटी का भी वैल्यू है, ठीक है, उधर ही मेरा जे इस तरह होता है, जे करंट डेंसिटी का भी वैल्यू है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन तो सेम है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं जे वेक्टर बराबर हो जाएगा सिग्मा ई वेक्टर, ठीक है। इस तरह देखिए ये आपका प्रूफ करने बोला था, वेक्टर फॉर्म में आ गया, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, तो डेट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहाँ तक आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका आज का क्वेश्चन, आज का जो मेरा टॉपिक था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको और भी मिले। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।